अब उस दिन अमेंडा की बर्थडे थी और शाम के टाइम घर पे एक पार्टी थी। पार्टी में कई लोग आए थे इंक्लूडिंग कैरल, और अमेंडा यहाँ सबके सामने मॉड को नीचा दिखाना शुरू करती है। अमेंडा मॉड का मजाक बनाती है, सेइंग कि वो सेंट मॉड है जो कि उसके सोल को बचाने आई है। इनफैक्ट अमेंडा मॉड को होमोफोबिक भी कहती है। एक पॉइंट में पार्टी में आए लोग मॉड को सेंट जैसा कपड़ा पहनाने लग जाते हैं और इस सबसे परेशान होकर मॉड अमेंडा को थप्पड़ मार देती है। नाउ दिस सीन वाज पेनफुल क्योंकि जब मॉड और अमेंडा के रिश्ते अच्छे थे तब अमेंडा उसे एक बुक दी थी और इस बुक में अमेंडा साइन की थी, मतलब मॉड को एज अ गिफ्ट दी थी, कॉलिंग मॉड हर सेवियर। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई है कि मॉड अमेंडा को थप्पड़ मार दी थी और अमेंडा भी मॉड को सेवियर कहकर चिढ़ा रही थी। अब इसका अंजाम ये होता है कि मॉड को नौकरी और उस प्राइवेट फर्म से निकाल दिया जाता है। तो आगे हम मॉड को अकेला देखते हैं जहां वो दर्द में है बिकॉज ऑफ हर हैंड बर्न। देन हम मॉड के पेट पे भी चोट के निशान देखते हैं और मॉड यहाँ किसी तरह के दर्द में होती है। वो अकेले सड़कों पे भटकने लग गई होती है और उसको लगता है कि भगवान भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे मॉड भगवान के अगेंस्ट जाती है, यानी वो ऐसे काम करने लगती है जो भगवान के हिसाब से गलत है, मतलब जो वो गलत समझती है। इन शॉर्ट वो बार में जाके एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है। देन वो अपनी फ्रेंड जॉय को भी कॉल करके बार में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय मॉड की बात नहीं मानती। आगे मॉड को ड्रिंक्स में वर्ल्स वगैरह दिखने लगते हैं और यहाँ मॉड एक दूसरे आदमी से टकराती है। मॉड तुरंत इस दूसरे आदमी के घर जाके उसके साथ भी इंटीमेट होती है। फिजिकल होते हुए मॉड को फिर से अपनी उस पेशेंट की विजन आती है जिसे वो सीपीआर देके बचा नहीं पाई थी, लेकिन ये दूसरा आदमी मॉड के साथ फिर भी जबरदस्ती करता है काइंड ऑफ। देन वो ये कहता है कि वो मॉड को जानता है। मॉड पहले नर्स थी और मॉड उसके फ्रेंड के साथ काफी पहले इंटीमेट हुई थी। ये बेसिकली इस आदमी की तरफ से एक गंदा कमेंट था एक्सप्रेसिंग कि उसे पता है कि मॉड पहले कैसी औरत हुआ करती थी। ये सब सुन के मॉड फौरन वहां से भागती है। अब दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुई वो मॉड को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाकर भगवान से एक इशारा मांगती है, मतलब रो रो कर गिड़गिड़ा कर। इनफैक्ट दोस्तों मॉड का अपार्टमेंट जो कि पहले एकदम साफ सुथरा होता था वो अब काफी हद तक गंदा था। हम यहाँ मॉड को हवा में लिविटेट होते भी देखते हैं और वो एकदम अजीब बिहेव कर रही थी। ना अगले दिन मॉड भगवान को ही याद करती है और खुद को सजा देती है क्योंकि पिछली रात वो गलत करी थी। कैसी सजा? वेल मॉड अपने जूतों में कीले डालकर उसे पहनकर बाहर घूमती है जिससे ऑफ कोर्स उसे बहुत दर्द होता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कई धर्म में ये एक तरीका होता है शुद्धि पाने का, मतलब मोस्टली कैथोलिक धर्म में, जो कि आप लोग फिल्मों में कई बार देखे होंगे। एनीवेज मॉड बाहर जाती है, घूमती है और यहाँ उसे पता लगता है कि अमेंडा की देखभाल करने एक दूसरी नर्स आई है। मॉड अगले दिन इस नर्स को फॉलो करती है और एक जगह उससे मिलकर जनरल बातें शुरू करती है। ये नई नर्स जिसका नाम ईस्टर था उससे मॉड बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ईस्टर एक खुशहाल नर्स थी जिसकी लाइफ में कई लोग थे। इन शॉर्ट ईस्टर नर्सिंग को एंजॉय करती थी। नर्सिंग उसके लिए सब कुछ नहीं था क्योंकि इसके बाहर भी उसकी जिंदगी थी और वो अपनी लाइफ में काफी खुश थी, जो कि मॉड को पसंद नहीं आता है क्योंकि मॉड के अंदर ये सब कुछ नहीं था। फिर क्या था, मॉड वहां से चली जाती और यहाँ मॉड अमेंडा का दिया हुआ बुक भी देख रही थी जिसमें अमेंडा लिखी थी कि मॉड उसकी सेवियर है। इस सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि मॉड के ऊपर वापस से अमेंडा को सेव करने का भूत चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ईस्टर बोली थी कि अमेंडा अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। सो इट्स क्लियर कि मॉड अब कुछ तो गलत कदम उठाने वाली थी। अब उसी रात मॉड को एक आवाज सुनाई देती है जो कि मॉड के हिसाब से उसके भगवान की थी। भगवान कह रहे होते हैं कि ही इज प्राउड ऑफ मॉड और अब मॉड को एक आखिरी काम करना है टू प्रूव कि वो सच में एक सच्ची डिवोटी है। इसके बाद गॉड और मॉड हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले दिन मॉड अजीब सा मेक बिलीफ चोला जैसा कुछ तो पहन लेती है, देन प्रे करती है और कुछ फ्लैमेबल पदार्थ इकट्ठा करने लगती है। तभी उससे मिलने जॉय आती है जो कि मॉड को लेके थोड़ा फिक्र कर रही थी। जॉय कहती है कि कुछ रात पहले वो मॉड के कॉल करने पे नहीं आई थी क्योंकि वो खुद परेशान थी, लेकिन अब वो मॉड से कैचअप करने आई है। इस पॉइंट तक मॉड पूरी तरह से ट्रांस में थी और वो जॉय की बातें एकदम ही नहीं सुन रही थी। मॉड बस आसमान की तरफ देख रही थी जहां उसे वर्ल्ड्स दिखते हैं और एंड में मॉड जॉय से बस इतना कहती है कि वो एकदम ठीक हो चुकी है और जल्द ही पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। ये सुन के जॉय बेफिक्र होकर वहां से चली जाती है। अब उस रात मॉड पहले तो वही अजीब सा मेक शिफ्ट चोला जैसा कुछ पहन लेती है, देन हाथ में रोजरी बीड्स लेकर अमेंडा के घर के करीब जाती है। जब अमेंडा की नई नर्स चली जाती है तो मॉड अमेंडा के घर में घुस जाती है। मॉड पाती है कि अमेंडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेड पे पड़ी हुई थी। अमेंडा यहाँ मॉड को देख के उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मॉड की इंसल्ट करी थी। मॉड इससे खुश होती है और कहती है कि गॉड सब कुछ माफ कर देते हैं। मॉड अमेंडा को वो पल याद दिलाती है जब उन्होंने साथ में गॉड को महसूस किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ अमेंडा एक ऐसा सच उगल देती है जो मॉड की दुनिया हिला देता है। अमेंडा कहती है कि उसे कभी गॉड फील ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट वो तो गॉड को फील करने का नाटक कर रही थी ताकि मॉड उसके साथ अच्छा फील करे। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के मॉड के होश उड़ जाते हैं और अमेंडा यहाँ फिर से कहती है कि गॉड रियल नहीं है। इस पॉइंट तक मॉड का दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने अमेंडा का चेहरा बदलने लगता है। इनफैक्ट अमेंडा की आवाज भयानक हो जाती है और वो एक शैतान
शैतान एक डीमन का रूप ले लेती है जो मॉड पे हंसती है। ये डीमन रूपी अमांडा मॉड के फेथ का मजाक उड़ा रही थी। देखा जाए तो ये मॉड की आस्था पे हमला था और मॉड के हिसाब से अमांडा के अंदर शैतान आ चुका था। अपने विश्वास पर इस आखिरी और सबसे बड़े हमले से बौखलाकर मॉड एक कैंची उठाती है और उस शैतान रूपी अमांडा को समाप्त कर देती है। इसके बाद मॉड अजीब तरह से हंसती है और यहाँ से निकल के घर जाकर खुद को साफ करती है। नाउ नीडलेस टू से कि इस प्रोसेस में अमांडा खत्म हो चुकी है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या अमांडा के अंदर वाकई शैतान था या फिर मॉड ये सब बस इमेजिन की। इस पे हम थियरीज में बात करेंगे ही। एनीवेज, अगली सुबह मॉड एकदम अच्छे मूड में थी। इनफैक्ट हम मॉड की पीठ पे एंजल वाले विंग्स भी देखते हैं। अब ये विंग्स भी सच में है या फिर मॉड को ऐसा फील हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे ही। फॉर नाउ मॉड समुद्र किनारे बीच पर जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसने अपनी आखिरी मिशन को पूरा कर लिया हो। वहां खड़े लोगों के सामने वो खुद पे ज्वलनशील पदार्थ डालती है और अपने आखिरी शब्द वेल्श में कहती है, विच वॉज ग्लोरी टू गॉड। देन वो लाइटर जलाती है और इससे क्या हुआ होगा वो आप व्यूअर समझ ही रहे होंगे। यहाँ फिल्म हमें मॉड की जीत दिखाती है, जहाँ वो किसी एंजल की तरह ब्राइटली जल रही थी। देन आसमान में दिव्य रोशनी है और सब लोग उसके सामने घुटनों पे झुके हैं, मानो किसी सेंट या एंजल को देख रहे हो। बट देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें रियलिटी दिखाई जाती है, जहां मॉड और राधा केटी बुरी तरह से जल के समाप्त हो रही थी। यहीं पे सेंट मॉड फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब तक आपके मन में ढेर सारे डाउट्स आ गए होंगे, बट डोंट वरी क्योंकि मैं आपके सामने सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। देखो, सेंट मॉड फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, रादर एक साइकोलॉजिकल पजल है। फिल्म का असली हॉरर इस सवाल में छुपा है कि मॉड के साथ आखिर हो क्या रहा था। इसकी सबसे अहम और वाइडली एक्सेप्टेड थियरी सुपरनैचुरल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। यह थियरी कहती है कि मॉड एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी जो इसके पास्ट के ट्रॉमा से पैदा हुआ था। पेशेंट को न बचा पाने का गिल्ट उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी शख्सियत ही बदल दी। वो फेल हो चुकी केटी से एक मिशन पर निकली मॉड बन गई ताकि वो अपने गिल्ट को एक नया मतलब दे सके। उसका सेवियर कॉम्प्लेक्स यानी अमांडा को बचाने की जिद दरअसल उसके अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश थी। इसी वजह से हम फिल्म के अगले हिस्सों को समझ सकते हैं। अमांडा का आखिरी वक्त में डिमोनिक रूप ले लेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सब कुछ मॉड के दिमाग में चल रहा था। जब अमांडा ने उसके विश्वास की बुनियाद यानी गॉड इज रियल को तोड़ दिया तो मॉड का दिमाग इस सच को झेल नहीं पाया। उसके लिए जो इंसान भगवान को नकार रहा है वो इंसान ही नहीं हो सकता, वो जरूर एक शैतान होगा। वो डीमन दरअसल मॉड का अपना डर, अपना डाउट और उसके टूटे हुए विश्वास का चेहरा था। अमांडा को समाप्त कर मॉड दरअसल अपने अंदर के इस डाउट को खत्म कर रही थी। मूवी के एक सीन में अमांडा क्लियरली बोलती है कि मॉड से ज्यादा अकेली लड़की वो आज तक नहीं देखी। दिस अगेन प्रूव्स कि मॉड कितनी ज्यादा अकेली थी और इसी वजह से ये सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा था। अब ये जो कुछ भी था ये सब हमें फिल्म के सबसे अनोखे और भयानक सीन तक ले आता है, मतलब वो फाइनल सीन जहां जन्नत और जहन्नुम का वो स्प्लिट सेकंड का फर्क है। और यही दोस्तों फिल्म का सारा एसेंस है। एक पल के लिए डायरेक्टर हमें मॉड की डिल्यूजन में ले आते हैं, हमें वो दिखाते हैं कि जो मॉड बनना चाहती थी यानी कि एक मार्टियर, एक सेंट जिसे दुनिया पूज रही है, वो सब हो रहा है। लेकिन अगले ही पल का वो स्मैश कट हमें एक थप्पड़ की तरह सच्चाई पर लाकर पटक देता है। ये साफ साफ बताता है कि मॉड की दुनिया में कोई चमत्कार नहीं था, मतलब कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार अकेली लड़की थी जो कि बेहद दर्दनाक रूप से समाप्त हुई। ये सीन एक इल्यूजन को तोड़ता है और हमें कठोर सच्चाई देखने पे मजबूर करता है। एक अच्छी साइकोलॉजिकल फिल्म की निशानी ये होती है कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है और सेंट मॉड हमारे जहन में कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, जैसे केटी का असली पास्ट क्या था, हॉस्पिटल में उस दिन आखिर क्या हुआ था जिसने केटी को तोड़ दिया। देखो, इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है, तभी तो ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर बिट्स एंड पीसेस को जोड़ा जाए तो मैं एक थ्योरी बना सकता हूँ। थ्योरी ये कि केटी पहले आम यंग लोगों की तरह पार्टी वगैरह में रहती होगी। इससे हुआ ये कि वो अपने जीवन में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना ही नहीं सकी। इनफैक्ट उसका अपने जीवन पर से कंट्रोल भी छूट गया। ऐसे में केटी पूरी तरह से अकेली होकर डिप्रेशन में जा चुकी थी। मतलब केटी परेशान पहले से ही हो रखी थी, लेकिन फाइनल नेल इन द कॉफिन तब लगा जब केटी अपने उस पेशेंट को बचा नहीं पाई जिसमें शायद केटी की गलती रही होगी। इससे केटी टूट गई और क्योंकि केटी को संभालने वाला कोई नहीं था, ना ही वो डॉक्टर के पास गई, तो वो ये रिलीजन वाला रास्ता अपनाई जो कि उसके लिए और भी भयानक साबित हुआ।